तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो हम PYQ सीरीज स्टार्ट किए थे, उसी का आज नेक्स्ट एपिसोड हम देखने जा रहे हैं, जिस सीरीज का नाम था लक्ष्य रेलवे RRB JEE 2024। तो जिन भी स्टूडेंट ने RRB JEE का फॉर्म नहीं फिल किया हुआ है, अभी फिल कर ले, क्योंकि इसका लास्ट डेट जो है वो ऑलरेडी जो है आने वाला है। लास्ट डेट, जिसका लास्ट डेट क्या है, 29th। इसका लास्ट डेट है आपका 29 ऑफ दी अगस्त। तो ये इसको जितना जल्दी ही से जल्दी हो सके फील करे, क्योंकि लास्ट समय में आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 29 ऑफ द अगस्त 2024 क्या है, इसका लास्ट डेट है। देखिए, RRB JEE के लिए गेट एकेडमी ने कोर्स लॉन्च किया है CBT 1। अगर आप CBT 1 ओनली अवाइल करना चाहते हैं तो इसका जो प्राइस है 4999 में है, सॉरी 499 में। CBT 1 और CBT 2 के लिए भी कोर्स आप अवाइल कर सकते हैं, जिसका जो प्राइस रखा गया है, नॉमिनल प्राइस रखा गया हुआ है 777 ये 777 में ये आपको कोर्स अवाइल हो जाएगा। अगर आप अपने प्रिपरेशन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये कोर्स अवाइल करना ना भूलें। इसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कोर्स को बहुत बेहतरीन तरीके से बताया गया है, और टू दी पॉइंट कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इन सब चीज़ों को भी इस पर बताया गया है। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए हम आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द इरिवर्सिबिलिटी द इरिवर्सिबिलिटी first question is the irreversibility associated with the process is defined as। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको जानने से पहले ये इरिवर्सिबिलिटी होता क्या चीज है, व्हाट इज इरिवर्सिबिलिटी। ये अगर इरिवर्सिबिलिटी को मैं डिफाइन करूं तो ये कहीं ना कहीं दिस इज ए नथिंग बट, ये क्या है, लॉसेस ऑफ एनर्जी। लॉसेस ऑफ एनर्जी, लॉसेस ऑफ एनर्जी। तो जो हम देखते हैं क्या कि इरिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, मैक्सिमम यूजफुल वर्क देता है। मैक्सिमम यूजफुल वर्क देता है क्या, रिवर्सिबल वर्क, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो जब रिवर्सिबल जो प्रोसेस होता है उसमें जो एनर्जी का लॉसेस होता है, ठीक है, अगर कोई प्रोसेस होता है वो रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल की ओर मूव करता है तो उसके एनर्जी में लॉसेस कितना होता है, उसी को ये क्या करता है, इरिवर्सिबिलिटी क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है। इसको न्यूमेरिकल टर्म में, इसको अगर मैं बात करूं तो इसको हम आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आई नॉट इज इक्वल टू होता है आपका टी नॉट, और ये क्या होता है, डेल एस। ये डेल एस जो होता है एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स है, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। तो लॉसेस ऑफ एनर्जी को तो जो लॉसेस ऑफ एनर्जी को अगर मैं इसको बोलूं तो इसको इरिवर्सिबिलिटी बोलता हूं। लॉसेस ऑफ एनर्जी, इसको ये मैं डिफाइन करता हूं। ये जो होता है यूनिवर्स होता है, इसको ध्यान रखेंगे। सम टाइम ये यूनिवर्स को भी यहां पर आपको जनरेशन लिखा हुआ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जनरेशन लिखा हुआ आ जाएगा। तो एंट्रोपी जनरेशन इस क्या होता है, ये कुछ नहीं होता है। अगर मैं एंट्रोपी यूनिवर्स की बात करूं, यहां पर देखोगे यूनिवर्स ऑफ द एंट्रोपी की बात करूं तो क्या होता है, सिस्टम की एंट्रोपी और सराउंडिंग की एंट्रोपी। सिस्टम की अराउंड एंट्रोपी प्लस ये सराउंडिंग की एंट्रोपी, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, अब देखो इसी को ही हम एंट्रोपी जनरेशन बोलते हैं। ये क्या होता है, एंट्रोपी जनरेशन, मतलब टोटल एंट्रोपी। मतलब क्या होता है, टोटल एंट्रोपी। देखिए, तो इरिवर्सिबिलिटी आ गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉसेस ऑफ द क्वालिटेटिव एनर्जी तो होगा नहीं, तो लॉसेस ऑफ द एनर्जी, जिसको मैंने अभी बताया, लॉसेस ऑफ द एंथैल्पी ये भी नहीं होगा, लॉसेस ऑफ द एंट्रोपी ये भी नहीं होगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड, इरिवर्सिबिलिटी बोलते हैं, इसको ध्यान रखेंगे, पहला चीज। सेकंड वन, लॉसेस ऑफ एनर्जी, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, उसके बाद इसको क्वेश्चन को बनाना है। नाउ द नेक्स्ट वन, ऑल गैसेस बिहेव आइडियली अंडर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले गैसेस जो होता है, दो टाइप के गैस पढ़े होंगे आप लोग ने, आइडियल गैस और दूसरा क्या है, ये रियल गैस। आइडियल गैस है, रियल गैस। अब देखिए
आइडियल गैस क्या होता है, जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लॉ को फॉलो करता है। रियल गैस क्या होता है, इसको ध्यान से सुनेंगे, पीवी इज इक्वल टू क्या है, जो एनआरटी लॉ को फॉलो नहीं करता, वो क्या होता है, हमारा रियल गैस होता है। अब देखिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड की वैल्यू इसमें आइडियल गैस में क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड की वैल्यू आइडियल गैस में क्या होता है, इक्वल टू 1। इसको ध्यान रखेंगे, ये क्या होता है, इक्वल टू 1। लेकिन इसी में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड इज ग्रेट, जेड क्या होता है, ग्रेटर देन 1, और जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 1। मतलब ये एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है। ठीक है। अब दूसरा चीज, रियल गैस जो होगा हाई प्रेशर, ठीक है, सॉरी, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ये क्या होता है, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, जो रियल गैस होगा आपका आइडियल गैस के, आइडियल गैस की तरह काम करता है। रियल गैस जो होगा किसके तरह काम करता है, आइडियल गैस की तरह काम करता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, तो इसको ध्यान रखोगे, लो प्रेशर कंडीशन। ठीक है, आइडियल गैस जो होता है, जितने भी ऑल गैसेस है वो आइडियली कब बिहेव करेंगे, लो प्रेशर कंडीशन में, और हाई, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज two gases A and B with their molecular weight 28 and 44 respectively expand at the constant pressure through the same temperature range. The ratio of the quantity of work done by the two gases. अब ध्यान से सुनेंगे, इसमें क्या है, क्वांटिटी ऑफ द वर्क डन, टू गैसेस, इसके मॉलिकुलर वेट दिए हुए है, मॉलिकुलर वेट ऑफ 8, ए क्या दिया हुआ है 28, मॉलिकुलर वेट ऑफ बी इज व्हाट 44। तो इसको आपको ध्यान रखना है, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट, 1 डिवाइडेड बाय व्हाट, मॉलिकुलर वेट। सो यहां पर हमको क्या है, हम यहां पर अगर वर्क डन फाइंड करें तो वर्क डन डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाय डब्ल्यू बी फॉर गैसेस बी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे मॉलिकुलर वेट ऑफ बी देन मॉलिकुलर वेट ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पर ए। तो इसका मॉलिकुलर वेट ऑफ बी व्हाट 44 है, और इसका मॉलिकुलर वेट ऑफ व्हाट 8 है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये क्या आ जाएगा, 11/7 विल बी द करेक्ट आंसर। तो बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान रखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे एग्जाम में आते हैं, और आपका एक नंबर जो होता है ये लेके चले जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए 4 स्ट्रोक इंजन द वर्किंग साइकिल इज कंप्लीटेड इन, 4 स्ट्रोक इंजन। अब 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 4 स्ट्रोक इंजन, इसको ध्यान से सुनो, 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, 4 स्ट्रोक इंजन, और ये इसमें देख लेते हैं 2 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन। ठीक है, अब 4 स्ट्रोक इंजन में क्या हो जाएगा, इसमें 4 प्रोसेस होता है। पहला क्या होता है, सक्शन, सेकंड क्या हो जाएगा, कंप्रेशन, थर्ड क्या हो जाएगा, एक्सपांसन, और फोर्थ क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट। सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांसन, एग्जॉस्ट। ठीक है, ये 4 प्रोसेस को करने के लिए जो 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन होता है वो 2 रिवॉल्यूशन लेगा। मतलब जो क्रैंक होगा वो क्या करेगा, 2 बार रोटेट करेगा। बट ये 2 स्ट्रोक इंजन की अगर मैं बात करूं तो ये 2 स्ट्रोक इंजन में ये ओनली क्या हो जाएगा, 1 रिवॉल्यूशन होगा, ओनली क्या हो जाएगा, 1 रिवॉल्यूशन। मतलब 4 स्ट्रोक इंजन में ये क्या होता था, 2 रिवॉल्यूशन, 2 स्ट्रोक इंजन में क्या हो जाएगा, 1 रिवॉल्यूशन। इसको ध्यान रखेंगे। अब 4 स्ट्रोक इंजन में वॉल्व का यूज होगा, इसमें वॉल्व का यूज नहीं होगा, इसमें किसका यूज होता है, पोर्ट का यूज होता है।
वॉल्व का यूज इसमें नहीं होगा 4 स्ट्रोक में। 2 स्ट्रोक में क्या होगा, सॉरी 4 स्ट्रोक में वॉल्व का यूज होगा, 2 स्ट्रोक में क्या हो जाएगा, वॉल्व का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, पोर्ट का यूज होगा। इसका ये डेफिनेशन याद रखेंगे। सेकंड चीज जो मैंने अभी बताया, 4 स्ट्रोक को कंप्लीट करने के लिए 2 रिवॉल्यूशन का रिक्वायरमेंट होगा। यहां पर 4 स्ट्रोक करने के लिए 1 रिवॉल्यूशन का रिक्वायरमेंट होगा, 1 रिवॉल्यूशन का रिक्वायरमेंट होगा। तो ध्यान रखिए 4 स्ट्रोक इंजन दी वर्किंग साइकिल इज कंप्लीटेड फॉर व्हाट, 2 रिवॉल्यूशन दी क्रैंक शाफ्ट, 2 रिवॉल्यूशन दी क्रैंक शाफ्ट विल बी द करेक्ट आंसर। Now the next one, in a 2 stroke engine 1 power stroke is obtained। प्रीवियस की तरह मैंने बताया था 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में। एक चीज और यहां पर बताता हूं, 2 स्ट्रोक इंजन में इसमें मिस्ट लुब्रिकेशन का यूज होगा। इसमें क्या होता है, मिस्ट लुब्रिकेशन, मतलब इसमें जो लुब्रिकेशन होगा, जब आप 2 स्ट्रोक इंजन वाले कभी कभी देखोगे तो शुरू की जो गाड़ियां होती थी हमारी, जब हम पेट्रोल यूज डलाने के लिए जाते थे, तब क्या होता था उसमें कि आप जैसे ही पेट्रोल फिल कराए, आपने क्या किया, जैसे ही आप पेट्रोल फिल कराते थे उसमें वो क्या करता था, इंजन ऑयल भी आपको गैलन से निकाल के वो लोगों का मेजरिंग जो एक कप रहता था उसमें डाल के क्या करते थे, आपके पेट्रोल इंजन में डाल देते थे। ठीक है, तो पेट्रोल प्लस इंजन ऑयल का यूज होता था किसमें, 2 स्ट्रोक इंजन में। तो यहां पर मैंने आपको 2 चीजें बताई, मिस्ट लुब्रिकेशन का यूज होता है, और ये होता है क्या हो जाता है, पेट्रोल और इंजन ऑयल दोनों को मिलाया जाता है। तो इसमें अगर हमको ये जो क्वेश्चन था 1 पावर स्ट्रोक इज ऑब्टेन, तो इसका तो आंसर होगा क्या हो जाएगा, 1 रिवॉल्यूशन। ये जो होता है आपका एक्स्ट्रा नॉलेज जो आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट आप देखेंगे इससे ही क्वेश्चन आपको आते हैं। दूसरा चीज, for the same operating maximum pressure and temperature which cycle will have the highest efficiency। क्वेश्चन ध्यान सुनेंगे, for the same operating maximum pressure and temperature which cycle will have the highest efficiency, which cycle have the highest efficiency। अगर हमको सबसे पहले अगर जनरल टर्म की बात करूं, सबसे पहले अगर मैं जनरल टर्म की बात करूं तो इफिशियंसी ऑफ डीजल इंजन सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका ड्यूल साइकिल का। उसके बाद किसकी इफिशियंसी होती है, आपका ऑटो साइकिल की इफिशियंसी होती है। अगर हमको जब तक क्वेश्चन पे ये नहीं दिया हुआ है कि सेम कंप्रेशन रेशियो, इसको इंपॉर्टेंट डाल के कॉपी पे नोट कर लो, जब तक हमको ये नहीं दिया होगा कि सेम कंप्रेशन रेशियो, अगर हमको बोल देगा कि सेम कंप्रेशन रेशियो, मतलब डीजल साइकिल के लिए भी सेम है, ड्यूल साइकिल के लिए भी सेम है, और ऑटो साइकिल तीनों के लिए क्या है, आप सेम है, तो आपको इसमें आंख बंद करके ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी पहले ले लेना है, उसके बाद ड्यूल साइकिल का एफिशिएंसी पहले ले लेना है, और उसके बाद डीजल साइकिल का एफिशिएंसी ले लेना है। मतलब ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी लेना है कब, जब सेम कंप्रेशन रेशियो लिखा होगा तब। तो इस टर्म को एकदम ध्यान रखो कि अगर जब हमको सेम कंप्रेशन रेशियो लिखा होगा तब बस यही करना है, बाकी एनी ऑल कंडीशन, उसके बाद कुछ भी कंडीशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको क्या करना है, इफिशियंसी किसका ज्यादा लेना है, डीजल साइकिल का हमेशा ज्यादा लेना, चाहे मैक्सिमम टेम्परेचर पूछे, चाहे मैक्सिमम प्रेशर पूछे, चाहे मैक्सिमम फ्यूल कंजम्पशन पूछे, कुछ भी पूछे, तो इफिशियंसी मैक्सिमम किसका लेना है, हमको डीजल साइकिल का लेना है, उसके बाद ड्यूल साइकिल का, उसके बाद ऑटो साइकिल का। लेकिन कंप्रेशन रेशियो बोल दिया है तो हमको क्या लेना है, ऑटो साइकिल का। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखेंगे। फॉर द ऑपरेटिंग मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर विच साइकिल विल हैव द हाईएस्ट इफिशियंसी, कौन सा साइकिल का हाईएस्ट इफिशियंसी होगा, तो डीजल साइकिल का जो होगा इफिशियंसी का होगा हाईएस्ट होगा, इसको ध्यान रखेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन, for given compression ratio among the auto diesel and dual cycle, ऑटो डीजल एंड ड्यूल साइकिल, गिवन कंप्रेशन रेशियो, अब क्या पूछ दिया, गिवन कंप्रेशन रेशियो, गिवन कंप्रेशन रेशियो अगर ये पूछ दिया तो आपका जो गिवन कंप्रेशन रेशियो में मैंने आपको क्या बताया था, डीजल साइकिल पहले होगा, देन आपका क्या हो जाएगा ड्यूल साइकिल,
उसके बाद क्या हो जाएगा आपका ऑटो साइकिल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डीजल साइकिल इज मोस्ट इफिशियंट। डी, ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर, इसको ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए 4 स्ट्रोक डीजल इंजन ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक। अब देखिए डीजल इंजन, दो टाइप के ही इंजन पढ़ोगे, पहला पेट्रोल और दूसरा क्या हो जाएगा, डीजल। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या है, सपोज ये क्या है, हमारा इंजन है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में बना रहा हूं यहाँ पे, इसको ध्यान से सुनेंगे। ये आपका क्रैंक रोटेट होगा, ये क्रैंक का रोटेशन, ये क्या हो जाएगा आपका कनेक्टिंग रॉड, ये इनलेट पोर्ट, इनलेट वॉल्व, और ये क्या हो जाता है आउटलेट वॉल्व, आउटलेट वॉल्व। डीजल साइकिल और पेट्रोल साइकिल के लिए ये जो स्ट्रक्चर होगा क्या हो जाएगा, सेम होता है। डीजल साइकिल ड्यूल साइकिल के ये जो स्ट्रक्चर होगा क्या हो जाएगा आपका, सेम हो जाएगा। अब इसी में आपको ध्यान देना है कि इसमें 4 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, ये इसको टॉप डेड सेंटर बोलता हूँ, इसको बॉटम। टॉप डेड सेंटर कहने का मतलब पिस्टन जो होता है उसके ऊपर नहीं जाएगा। बॉटम डेड सेंटर कहने का मतलब क्या होता है, पिस्टन इसके नहीं आ जा सकता, इसके नीचे नहीं आ सकता। तो पिस्टन जो मूवमेंट करेगा, मतलब जो पिस्टन जो है मूवमेंट करेगा वो इन्हीं दोनों के बीच करेगा। पिस्टन जो मूवमेंट करेगा वो इन्हीं दोनों के बीच मूवमेंट करेगा पिस्टन। ठीक है, अब देखिए जब सक्शन होगा, इसमें प्रोसेस क्या हो जाएगा, सक्शन। जब सक्शन प्रोसेस होता है तो पिस्टन क्या हो जाता है, टॉप डेड सेंटर, मतलब ऊपर से क्या हो जाएगा, पिस्टन नीचे आएगा। बॉटम सक्शन, उसके बाद कंप्रेशन। सक्शन में क्या होगा, फ्यूल को क्या करता है, सक करेगा। कंप्रेशन में क्या करेगा, कंप्रेस्ड करेगा। कंप्रेशन में क्या करेगा, फ्यूल जो अब सक्शन के थ्रू फ्यूल को कंप्रेस किए, शक किए थे उसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। उसके बाद क्या होता है, एक्सपांसन। एक्सपांसन जैसे ही कंप्रेस करेगा, जैसे ही क्या होगा यहां पे कंप्रेस करेगा, कंप्रेशन के बाद यहां पर क्या हो जाएगा, फ्यूल बर्निंग होगा। या तो यहां पे स्पार्क प्लग का यूज होगा या तो यहां पर फ्यूल इंजेक्टर का यूज होगा। स्पार्क प्लग और क्या हो जाएगा, फ्यूल इंजेक्टर। अब यहां पे मैं दो टर्म यूज किया, स्पार्क प्लग या यूज होगा या फ्यूल इंजेक्टर यूज होगा। इसी के जो बर्निंग प्रोसेस है वो कैसे बर्न होता है, इसी के बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे कि इंजन पेट्रोल इंजन है कि डीजल इंजन है। तो सबसे पहले हम देखें क्या, सक्शन, उसके बाद हम क्या देखें, कंप्रेशन, उसके बाद एक्सपांसन, उसके बाद हम क्या देखते हैं, एग्जॉस्ट। उसके बाद हम क्या देखते हैं, एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट मतलब क्या होता है, जैसे ही फ्यूल बर्न होगा तो पिस्टन क्या हो जाएगा, नीचे की ओर आएगा। अब देखिए पेट्रोल इंजन, सबसे पहला चीज पेट्रोल इंजन में हम देखते हैं कि इसको हम स्पार्क इग्निशन बोलते हैं। और इसमें हम क्या बोलते, इसको क्या बोलते हैं, फ्यूल इंजेक्शन। तो डीजल साइकिल में किसका यूज होता है, फ्यूल इंजेक्टर का, पेट्रोल में स्पार्क इग्निशन का। अब ध्यान सुनना, जब सक्शन प्रोसेस होता है, इसको मैं यहां पे लिखता हूं, देखिए सक्शन प्रोसेस जब होगा तो इस 4 स्ट्रोक इंजन में 2 टाइप का होगा। जब पहले टाइप का सक्शन प्रोसेस में फ्यूल मतलब या पेट्रोल और एयर को साथ मिलेगा, दूसरे टाइप के सक्शन प्रोसेस में ओनली एयर को इंटेक करेगा। जब फ्यूल और एयर को इंटेक करेगा तो इस टाइप के इंजन को हम क्या बोलते हैं, ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल से रिलेटेड इंजन, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस आई इंजन, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन, ठीक है। और इस इंजन जो होता है, जो साइकिल फॉलो करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटो साइकिल। ठीक है,
अब क्या हो जाएगा, ऑटो इंजन भी आ सकता है ना, ऑटो इंजन। अब ओनली जब एयर लेगा तो इस केस में हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डीजल इंजन या डीजल साइकिल इंजन। इसको क्या बोलते हैं, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इंजन, FI इंजन। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, CI इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन। उसके बाद इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीजल इंजन भी बोलते हैं, डीजल इंजन। ये हो चुका है, ठीक है। तो इतने सारे चीज, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। ये सारे कॉन्सेप्ट को मैंने आपको बताया इसमें, डीजल साइकिल और पेट्रोल साइकिल से रिलेटेड। तो यहां से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए, पेट्रोल को बर्न करने के लिए, मतलब फ्यूल और एयर को बर्न करने के लिए हमको क्या यूज होता है, स्पार्क का यूज करते हैं। अब स्पार्क कहां से आएगा, यहाँ पे स्पार्क प्लग लगाया जाता है, स्पार्क प्लग का यूज होता है। बट लेकिन अगर मैं ओनली एयर वाले पोर्शन में जाऊं, मतलब डीजल इंजन की बात करूं, तो ये क्या होता है, फ्यूल इंजेक्टर का यूज होता है, जो फ्यूल को ऑटोमाइज फॉर्म में क्या करता है, सिलेंडर में इंटेक कराएगा। और कंप्रेशन इतना हाई होता है डीजल इंजन में कि आपका फ्यूल क्या होता है, बर्न हो जाएगा, फ्यूल क्या होगा, बर्न हो जाएगा। तो यहां पर आप ध्यान रखिए कि डीजल इंजन में ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक क्या होता है, ओनली एयर। और फ्यूल प्लस एयर की बात करेगा तो ये कौन सा इंजन होगा, आपका पेट्रोल इंजन। इसको ध्यान रखेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका, पेट्रोल इंजन। तो ये आपका था क्वेश्चंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट ट्रांसफर इन लिक्विड एंड गैसेस टेक्स प्लेस। ये हीट ट्रांसफर का एक क्वेश्चन, लिक्विड और गैसेस में हीट ट्रांसफर कैसे होता है। देखिए, सॉलिड में जो हीट ट्रांसफर होगा वो कैसे होगा, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के थ्रू। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के थ्रू, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन क्यों होता है, क्योंकि सॉलिड मॉलिक्यूल, सपोज ये सॉलिड है, इसमें मॉलिक्यूल्स एकदम पास पास रहेंगे, मॉलिक्यूल्स तो मूव ही नहीं कर पाएंगे, तो अपने जगह क्या करेंगे, हिलते रहेंगे। इसीलिए अपने जगह हिलते हुए वो क्या करेंगे, उनको जो एनर्जी मिलेगा वो क्या करेंगे, दूसरे मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करता है। जब दूसरे मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन। मतलब अगर यहां पर मैं दिया जलाऊं या फिर यहां से इसको मैं हीटेड करूं, इस इसको मैं हीटेड करूं, तो यहाँ टेम्परेचर इस यहां से ऐसे जाएगा, तो जो यहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो मेरा टेम्परेचर जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन। उसके बाद मैं क्या देखता हूं, जो लिक्विड, लिक्विड प्लस गैसेस, लिक्विड प्लस गैसेस। अब लिक्विड प्लस गैसेस में हम क्या देखते हैं, जो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होगा, तो वो तो लिक्विड प्लस गैसेस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, तो इसमें जो प्रोसेस होता है हीट ट्रांसफर का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन, ठीक है। मतलब और उसके बाद एक जो हीट ट्रांसफर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिएशन। रेडिएशन, रेडिएशन मतलब अब ये कैसे होगा, इसमें तो कोई साधन ही रहता है। रेडिएशन कहने का मतलब क्या होता है, आप आग तापते हो, आप तक क्या पहुंचता है, हीट पहुंच जाता है, सूरज का रोशनी हम तक पहुंच जाता है। तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण। ये किसके कारण होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब अगर कंडक्शन की बात करूं, तो इसके लिए जो मीडियम यूज होता है, कंडक्शन के लिए जो मीडियम यूज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड। और कन्वेक्शन, इसके लिए जो मीडियम यूज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एयर, या फिर क्या होता है, वाटर। और इसको याद रखना। उसके बाद रेडिएशन, तो जो रेडिएशन होगा उसके लिए जो रेडिएशन के लिए जो मीडियम यूज होता है, इसमें कोई भी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता। किसमें, कंडक्शन में कोई भी नो मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है, नो मीडियम। कंडक्शन में क्या होता है, नो मीडियम। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो हीट ट्रांसफर लिक्विड एंड गैसेस किसके कारण होता है, कन्वेक्शन के कारण होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में जरूर मिलेंगे, ठीक है। द रेट ऑफ हीट कंडक्शन थ्रू ए मीडियम डिपेंड ऑन,
किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जियोमेट्री के ऊपर डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। थिकनेस के ऊपर डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। टेम्परेचर के ऊपर, डिफरेंस के ऊपर करेगा, करेगा। ऑल ऑफ दी अबव, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। देखिए हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू क्या होता है? के डेल टी बाई डेल एक्स। ठीक है, डेल टी क्या है आपका? टेम्परेचर डिफरेंस। डेल एक्स क्या है आपका? थिकनेस। समझ में आ गया? के क्या है आपका? थर्मल कंडक्टिविटी। ये जो मैं निकाला हूं, ये क्या निकाला हूं? वाट। ठीक है, एरिया का मल्टीप्लाई कर दो, एरिया से भी है। ठीक है, अब थर्मल कंडक्टिविटी ध्यान रखना, थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है? वाट पर मीटर केल्विन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है? तो वाट पर मीटर केल्विन। इसको ध्यान रखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर दिल्ली विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, consider a medium in which heat conduction equation is given by the heat transfer is referred as. Medium in which the heat conduction equation is given by one dimensional steady, one dimensional transient, one dimensional with the heat generation, one dimensional without heat generation. Consider the medium in which heat conduction equation is given by, तो ये क्या है आपका? वन डायमेंशन विथ हीट जनरेशन। अब देखो, डेल टी बाई डेल एक्स प्लस क्यू जी बाई के इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा डेल टी बाई डेल टाउ। डेल टी बाई क्या होता है? डेल टाउ। ठीक है, क्यू जी बाई के, ये अगर बोल दिया तो क्या हो जाएगा? इसको मैं हीट जनरेशन बोलता हूँ। एंड ये क्या हो जाएगा आपका? ये अनस्टडी, मतलब ये टाइम पे डिपेंड करेगा ना, कर रहा है। टाउ टर्म क्या है इसके लिए? टाइम। ठीक है, टाउ टर्म क्या है इसके लिए? टाइम। तो इसको क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर स्ट्रांगली डिपेंड ऑन, किसके ऊपर? फ्लूइड की प्रॉपर्टी, फ्लूइड की वेलोसिटी, टाइप ऑफ फ्लो, सब चीज के ऊपर डिपेंड करता है। देखो कन्वेक्शन जहां पर आ गया तो आपको क्या समझना है? आइदर इट विल बी एयर होगा या फिर क्या हो जाएगा? ये वाटर होगा। या तो एयर होगा या फिर क्या हो जाएगा? ये वाटर होगा। तो इसको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लोज सिस्टम इज वन इन विच, ये क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम बहुत हम पढ़ा चुके हैं। देखिए क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है? जिसमें अगर सपोज ये क्लोज सिस्टम है तो इसमें एनर्जी का तो इंट्रैक्शन होगा, लेकिन मास का इंट्रैक्शन क्या हो जाएगा? नहीं होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन स्पेस। क्वांटिटी ऑफ मैटर या फिर इसको क्या बोलते हैं? फिक्स्ड मास सिस्टम। मास का तो ट्रांसफर ही नहीं रहता, मास क्या हो जाएगा? फिक्स्ड ही ना होगा। दूसरा चीज होता है आपका ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, अब ये ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम क्या होता है? सपोज दिस इज ए सिस्टम। अब इसमें क्या हो जाएगा? मास का भी इंटरेक्शन होगा और इसमें क्या हो जाएगा? एनर्जी का भी इंटरेक्शन होगा। देयरफॉर इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड वॉल्यूम, और इसी को हम लोग बोलते हैं रीजन इन स्पेस। रीजन इन स्पेस, क्लोज सिस्टम। अब जो पहला टाइप का सिस्टम हो गया, ये सेकंड सिस्टम हो गया। थर्ड जो होता है आइसोलेटेड सिस्टम होगा। आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही एनर्जी का इंटरेक्शन होगा और ना ही क्या हो जाएगा? सॉरी, मास का इंटरेक्शन होगा और ना ही क्या हो जाएगा? एनर्जी का इंटरेक्शन। नाइदर एनर्जी नॉर मास विल बी इंटरेक्ट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ना तो एनर्जी सिस्टम एंड सराउंडिंग में इंटरेक्ट करेगा और ना ही क्या करेगा आपका? मास सिस्टम एंड सराउंडिंग में इंटरेक्ट करेगा। तो इसको ध्यान रखेंगे। ये जो होगा आपका आइसोलेटेड सिस्टम,
ठीक है, तो जो यूनिवर्स जो है वो क्या है आपका आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक, तो यहां पर ये क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम से आपको बराबर एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। तो मास डज नॉट क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम थ्रू द एनर्जी में बी ऑल्सो मास क्रॉस द बाउंड्री बट नॉट द एनर्जी, नाइदर मास नॉर एनर्जी, बोथ एनर्जी एंड मास क्रॉस द बाउंड्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली विल बी द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोज सिस्टम इज अ सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या है आपका, क्लोज सिस्टम क्या है आपका, तो क्लोज सिस्टम को हम देखेंगे तो इसको क्लोज सिस्टम को हम क्या बोल सकते हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम, नो बाबा, इसको हम क्या बोलते हैं ओपन सिस्टम। फिक्स्ड टेम्परेचर, ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं होता। फिक्स्ड प्रेशर, फिक्स्ड मास, ये क्या हो जाएगा आपका क्लोज्ड सिस्टम। फिक्स्ड मास सिस्टम को ही हम लोग क्या बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। फिक्स्ड मास सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। इसको ध्यान रखेंगे, क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम से आपको एग्जाम में बराबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, क्लोज सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग कैन इंटरेक्ट बाय हीट ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आ गया आपको समझ ही में नहीं है। अब देखिए ये क्या है आपका क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम में मैं आपको क्या बताया था, मास का इंटरेक्शन नहीं होगा, बट क्या हो जाएगा एनर्जी का तो इंटरेक्शन होगा ना, एनर्जी का तो इंटरेक्शन होगा क्लोज सिस्टम में। तो एनर्जी क्या क्या चीज है आपका, हीट जो है, और क्या है वर्क और हीट दोनों क्या है आपका, वर्क एंड हीट बोथ आर दी एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। और इसी को हम लोग बोलते हैं पाथ फंक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पाथ फंक्शन। मींस बोथ हीट एंड वर्क जो होगा क्या हो जाएगा आपका क्लोज्ड सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग में इंटरेक्ट करेगा बोथ हीट एंड वर्क। नाउ द नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात आती है, इसको और एक बार देख लीजिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और क्या हो जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसको थोड़ा ठीक से करते हैं। इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, देन क्या होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और क्या हो जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब देखिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जो मास पे डिपेंड करेगा और क्या होता है सिस्टम के साइज पे भी डिपेंड करता है। इसको ध्यान रखेंगे, ये एक एक्सटर्नल नॉलेज है, साइज पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन आया हुआ है साइज पे, तो स्टूडेंट बका गए थे कि साइज क्या पूछ दिया करके। ना तो ये मास पे डिपेंड करता है और ना ही ये साइज पे डिपेंड करता है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो एग्जांपल हो जाएगा वॉल्यूम, एनर्जी, वॉल्यूम होगा और एनर्जी होगा, ऑल टाइप ऑफ द एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब क्या है आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर मैं इसी को इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो क्या हो जाएगा, प्रेशर, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, डेंसिटी, ये सब क्या है आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। यहां से आपको क्वेश्चन जो है बराबर एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इसको आप लोग को क्या करना है ध्यान रखना है। मैंने आपको आज क्या बताया कि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो ये मास पे डिपेंड करता है, ये साइज पे डिपेंड करता है, ये मास और साइज दोनों पे डिपेंड नहीं करता। तो वॉल्यूम क्या है हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये क्या है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये क्या है हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी।
टेम्परेचर क्या है हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी, प्रेशर क्या है हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी, प्रेशर क्या है हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। द एनर्जी ई इज ए, एनर्जी क्या है, अभी मैंने आपको बताया क्या, एनर्जी जो होगा, चाहे अब ये कोई भी टाइप का एनर्जी हो पूछ दे, आपको परेशान करने के लिए ये क्या पूछ सकता है, प्रेशर एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और क्या पूछ सकता है आपको, प्रेशर एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और क्या पूछ सकता है ये, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जितने टाइप ऑफ दी एनर्जी होता है ये सब क्या होता है आपका, ये जितने भी टर्म मैंने आपको बताया यहाँ पे एनर्जी का, वो सब क्या है हमारा, वो सब जो है उसको मैं बोलता हूं क्या, उसको मैं बोलता हूं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने क्वेश्चंस किया, आई होप आपने इंजॉय किया होगा। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे नेक्स्ट थर्मल के कुछ और क्वेश्चंस के साथ जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। इससे आपको क्या हो जाएगा, आइडिया होगा कि क्वेश्चन जो है एग्जाम में कैसे पूछा जा रहा है और इसको कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस के बाद हम कुछ और सीरीज लाएंगे। पहले हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सब टाइप के क्वेश्चन को हम कंप्लीट कराते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।